नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी पर नागों की कहानियां सुननी चाहिए। नागों की कहानियां सुनने से हमें बहुत फायदे होते हैं। नाग पंचमी को नागों की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। इस दिन नागों की उत्पत्ति होने के कारण नाग पंचमी मनाई जाती है। जन्मेजय ने सर्पमेध यज्ञ किया था, जिसमें वे संपूर्ण धरती से नागों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन आस्तिक ऋषि ने आकर यज्ञ बंद करवाया था। उस दिन भी नाग पंचमी ही थी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, उस दिन भी नाग पंचमी थी। इसलिए नाग पंचमी को बहुत ही शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करनी चाहिए और नागों से संबंधित कहानियां सुननी चाहिए। इसके बहुत फायदे होते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। आपको अगर धन की लालसा है तो आपको धन मिल जाएगा। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगी। यदि आप संतान की कामना करते हैं तो आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने का भी मौका लगेगा। नाग पंचमी धरती पर ही नहीं, नागलोक में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको नाग पंचमी के दिन नाग की कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक थे। वे हमेशा पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनको एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वह दोनों सेठ सेठानी इसी चिंता में दिन रात दुखी रहते थे। एक बार सेठानी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी कुछ औरतें सेठानी का मजाक बनाती हैं। कहती हैं, ये तो बांझ है। सेठानी को बहुत बुरा लगता है। सेठानी घर आकर रोने लगती है। फिर सोच विचार कर सेठानी सेठ से कहती है कि वह मां बनने वाली है। आप सबको खबर दे दो। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ ने पूरे नगर में मिठाई बंटवा दी। सब खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। 9 महीने पूरे हो गए। तब सेठानी ने आटा लिया और आटे से एक बच्चा बना लिया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई। सेठानी ने सेठ से कहलवा दिया कि आपका पुत्र हुआ है। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर वह अपने पुत्र को देखने गए, लेकिन सेठानी ने कहा कि आप अभी मेरे पुत्र को मत देखो, वह बहुत छोटा है, उसे नजर लग जाएगी। इस तरह से सेठानी ने अपने बच्चे को सेठ जी को नहीं दिखाया। इस तरह सेठानी ने अपने बच्चे को किसी और को भी नहीं दिखाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेठ जी ने फिर अपने बेटे को देखने की चाहत हुई, लेकिन सेठानी ने कहा अभी नहीं, उसको नजर लग जाएगी। सेठानी जानती थी अगर मैंने बच्चा सबको दिखा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा नहीं है और सब उससे पागल समझने लगेंगे। इधर नगर के सब लोग उस सेठानी के बारे में बातें करते थे। इतना कैसा रूपवान बच्चा है सेठानी का बेटा, जो उसे किसी को नहीं दिखाती। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। तब सेठानी ने विवाह के लिए कहा। सेठ ने सेठानी की बात मानकर अपने बेटे के विवाह करने की सोची। सेठ ने दूसरे नगर में लड़के का विवाह तय कर दिया। जब लड़की वालों को लड़के को देखने की बात कही तो सेठानी ने कहा, नहीं, मेरा बेटा बहुत रूपवान है, उसे नजर लग जाएगी। जब बारात आए तब देख लेना। फिर समय बीतता है। गांव वाले बारात लेके जाते हैं तो सेठानी आटे का एक बड़ा सा लड़का बनाकर पालकी में बैठा देती है और सेठ से कहती है, जब तक बाराती का समय न हो जाए इसे किसी को मत दिखाना। बारात चली जाती है। बारात रास्ते में एक जगह रुकती है। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे नाग नागिन रहते थे। नाग ने नागिन से कहा, देखो, इस पालकी के अंदर आटे का लड़का बैठा हुआ है। बेचारी माँ के कोई संतान नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया है। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। तब नाग ने नागिन से कहा, क्यों ना मैं पालकी में बैठ जाऊं और जब लड़के की शादी हो जाए मैं यहीं आगे उतर जाऊंगा। नागिन मना करती है, लेकिन नाग नागिन को समझाता है तो नागिन मान जाती है। फिर नाग पालकी में आकर बैठ जाता है, एक बहुत ही रूपवान लड़के का रूप लेकर। फिर बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंचती है। बाराती का समय आता है तो लड़के को पालकी से उतारा जाता है। लड़के को देखकर सभी बाराती लड़की वाले दंग रह जाते हैं। लड़का
वास्तव में बहुत ही रूपवान था। फिर लड़के की शादी हो जाती है। लड़का पत्नी की विदा करा कर लाता है। बारात फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ठहरती है तो नाग नागिन के पास आता है और कहता है कि मैं अब इसे रास्ते में कैसे छोड़ दूं? अगर मैं यहीं उतर जाता हूं तो वहां जाके सब बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाएंगे कि कैसा बेटा था, कहाँ गायब हो गया। मैं इस दुल्हन को उसके घर छोड़ आऊं, उसके बाद फिर लौट आऊंगा। नाग के ऐसा कहने पर नागिन भी मान जाती है और बारात के साथ चला जाता है। बारात फिर नगर में पहुंचती है। सभी सेठ सेठानी के बेटे को देखकर चकित थे कि वास्तव में सेठानी का लड़का बहुत ही रूपवान है। फिर सेठानी सोचती है कैसे हो गया, मैंने तो आटे का लड़का भेजा था। लेकिन सेठानी खुश थी कि चलो उसके संतान तो हुई। इसके बाद सेठानी अपने बहू बेटे दोनों का स्वागत करती है। फिर समय बीतता है, रात हो जाती है। नागिन अपने नाग का इंतजार कर रही होती है लेकिन नाग नहीं आता। तो नागिन नाग को देखने आती है। नागिन आती है तो दरवाजा बंद होता है। नागिन नाग को बुलाती है लेकिन नाग नहीं सुनता। नागिन अपना फन पटक पटक कर दरवाजे पर ही प्राण त्याग देती है। लेकिन जब सुबह होता है तो नाग सोचता है अब मुझे चलना चाहिए, मेरी नागिन मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर नाग जाने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो देखता है नागिन दरवाजे पर मरी पड़ी है। नाग सोचता है ये क्या हो गया, नागिन मुझे कितना चाहती थी, उसने तो मेरे वियोग में प्राण ही त्याग दिए। फिर नाग सोचता है अब नागिन तो नहीं रही तो क्यों ना मैं यहीं ठहर जाऊं, यहाँ बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी सेवा करूंगा। और ये जो मेरी पत्नी है, अगर मैं जाता हूं तो इसको भी बुरा लगेगा। फिर नाग ये सब बातें सोचकर वहीं रुक जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय नागदेव, जय श्री कृष्ण।